हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के माध्यम से आपको एक ऐसे मासूम व्यक्ति से मिलवा रहे हैं जो मासूम गाजियाबादी हैं। देश के जाने माने शायरों में से एक हैं मासूम गाजियाबादी। और ये आप 71 वर्षीय हैं। आपका शुद्ध नाम है नरेंद्र सिंह। गांव चिपियाना बुजुर्ग के मूल निवासी हैं। आपने देशी नहीं विदेशों में भी अपनी शायरी से लोगों का दिल जीता है। यूपी सरकार ने आपको सौहार्द पुरस्कार से सम्मानित किया है। बचपन में स्कूल में शनिवार को लगने वाली बाल सभा की शायरी की कविता सुनते सुनते या सुनाते सुनाते खुद भी एक बड़े साहित्यकार, एक बड़े शायर बन गए हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं मासूम गाजियाबादी। आपका हार्दिक अभिनंदन है ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए। जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि आप लगभग 50 वर्षों से अदब की दुनिया से जुड़े हैं। 50 वर्षों पूर्व और वर्तमान में जो शायरी में, जो साहित्य में, जो लेखन में बदलाव आया है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। बदलाव तो रोज आता है जी। अब जब शुरुआत हुई थी मेरी तो तरन्नुम भी कुछ और था जी। और शेर भी अच्छे कहता था। अब पता नहीं अब किस बूढ़ा हो गया हूँ तो किस हाल में रहूँगा, किस में शेर करूँगा। पहले भाषा बड़ी कठिन होती थी, चाहे वो हिंदी की गज़ल हों, चाहे उर्दू की गज़लें हों, भाषा बड़ी कठिन होती थी। और अब आसान हो गई है। क्या बात है। भाषा आसान हो गई है। अब मैं साहिर लुधियानवी को बहुत पसंद करता हूँ जी। मैं उनके एक तरह से मान लीजिए कि मैं उनके कहीं में चल रहा हूँ। अब जहाँ एक तरफ कहते हैं कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, और किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगा। क्या बात। लेकिन साहिर कहते हैं कि तू मेरी जान मुझे हैरत व हसरत से न देख, तू मेरी जान मुझे हैरत व हसरत से न देख, हम में कोई भी जहानूर व जहागीर नहीं, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है, तेरे हाथों मेरे हाथों में तेरे हाथ हैं जंजीर नहीं। वाह वाह वाह। तो ये पालतूपन जो लिए बैठे हैं लोग, वो नहीं होना चाहिए। जी 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 जी। पालतूपन नहीं, खुले स्वतंत्र विचार होने चाहिए, स्वतंत्र पत्रकारिता होनी चाहिए, स्वतंत्र अदब होना चाहिए। जी जी जी। तो बांध के आप मतलब क्या उसे क्या ले लेंगे और क्या दे देंगे। क्या बात है, क्या बात। मासूम जी, ये आपने बताया अपना व्यक्तिगत नज़रिया, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। हम सामाजिक दृष्टिकोण भी जानना चाहेंगे कि आपने 50 वर्ष पूर्व जो अदब, जो शायरी, जो साहित्य सुना, देखा, लिखा, और वर्तमान में आप लिख रहे हैं और लोगों को देख रहे हैं लिखते हुए, उसमें क्या परिवर्तन आया है? मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। शम्स गाजियाबादी गाजियाबाद के बड़े शायरों में थे जी। और उस टाइम एक बड़ी टीम थी। आलम बिजनौरी साहब, इशरत किरतपुरी साहब, अदीब लखनवी साहब जी, ये शहर के बड़े शायर थे। जमील साहब, जमील हापुड़ी साहब जी जी, तसव्वुर नसरानी साहब। तो एक नशिश थी, तो उसमें मैं नया था जी। तलफ़ुज़ थोड़ा मेरा ऐसे ही गड़बड़ था जी। तो शेर पढ़ते हुए तलफ़ुज़ में कहीं कमी आ गई। तो उन्होंने कहा, आलम बिजनौरी साहब ने, क्या दोबारा पढ़ना। दोबारा पढ़ने का मतलब होता है कि उसमें कमी आ गई जी 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 जी। ये इशारा होता है। क्या बात है, क्या। तो शम्स साहब ने कहा कि आप अपनी तमीज़ से समझिए ये क्या कहना चाहते हैं, मासूम आगे बढ़ो। वाह वाह। तो इतना खुलापन होता था कि मतलब दूसरे को, नए शायर को कितनी तवज्जो दी जाती थी। आज तो बैठकर रुकन गिनने लगते हैं। और बड़े शायर जिनकी अध्यक्षता होती है या जो मुख्य अतिथि होते हैं, कहीं बहर से चूक भी जाए जी, बहर में कहता है लेकिन एक आध शब्द रह जाता, चूक जाए तो कानाफूसी करने लगते हैं। और वो समझ जाता है जी, कि मैं वो कुछ हो गया है। हाँ, कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो इस तरह जाहिर करने की चीज़ नहीं होती। उस्तादी दिखाने की चीज़ नहीं, उस्तादी जीने की चीज़ है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। जैसा कि आपने 50 साल पहले लेखन किया, या 50 साल पहले की हिंदी फिल्में हुआ करती थी, या फिल्मी साहित्य होता था, वर्तमान साहित्य होता था, तो वो फिल्मी साहित्य एक सबक देता था, एक जीने का सलीका देता था कि अगर आपने 2-2.5 घंटे
फिल्म साहित्य देखा है, फिल्म देखी है, तो लास्ट में जो ये कहें अभिनेता या उसमें जो विपरीत अभिनेता होता है, जैसे जो क्राइम से जुड़ा होता है, तो उसका अंत दिखाते हैं कि अगर आपने गलत करेंगे तो आपको ये सलीका मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जो हिंदी सिनेमा से फिल्में आ रही हैं, हिंदी साहित्य जो आ रहा है, उनका पता ही नहीं लगता। और पहले कुछ सीमित संख्या हुआ करती थी, लेकिन आज की संख्या उनसे कई गुना अधिक है, लेकिन फिर भी वो कोई संस्कार या कोई अदब, कोई पहचान देकर क्यों नहीं जाती? नहीं, इतना तो बदलाव इसमें आ गया है कि आज जो लिखा जा रहा है जी, वो समझ में नहीं आ रहा, और समझ में नहीं आ रहा तो कहा भी नहीं जा रहा जी। पहले अब कैफी आज़मी या साहिल लुधियानवी या शकील बदायूनी और राजा मेहंदी अली खां जी, ये लोग होते थे, इनके जो शायर होता था जी, वो पहले उसे गाने, हजारों गाने याद होते थे जी, और उनका अर्थ भी मालूम होता था। मायने अब भी। जैसे साहिर साहब ने कहा है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम हाँ, दोनों। हाँ, 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 तो अजनबी बन जाएं हम दोनों का क्या कहना चाहता शायर? बिल्कुल। वो ये कहना चाहता कि अब हम घनिष्ठ हो गए हैं तो हमें बिखराव आ गया है, चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। कैफी आज़मी साहब, दिल की नाजुक रगें टूटती हैं, हम्म, याद इतना भी कोई ना आए, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। वाह, ये सबक हमें फिल्मों से ही मिले हैं। नसीहत मिलती है इनसे। हाँ, तो जिन्हें जितने गाने याद होंगे, जितनी दूसरे की शायरी याद होगी, उतना अच्छा शायर होगा। वाह वाह वाह, वो कहन में भी और पढ़न में भी उनको अनुभव हो जाता है, दोनों में। अनुभव हो जाता है, वो समझने की चीज़ होती है। जी 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 जी। आज के वर्तमान के जो शायर हैं, लेखक हैं, उनमें क्या नयापन आ रहा है? क्या उनमें अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है? नहीं, क्या अच्छा तो उनमें है। क्या परिवर्तन लाना चाहिए? अच्छा है और अच्छे लोग भी हैं जी। लेकिन एक ये होता कि जैसे अभी पर निकले नहीं हैं और उड़ान लंबी भरने लगे, जी जी। तो वो दिक्कत आ रही है। हाँ, हर आदमी ये चाहता, हर शायर, कि मेरे 2-3 गज़लें हो गई, अब मेरा टीवी पे प्रोग्राम हो जाना चाहिए। वाह, लाल किले पर भी मेरी शायरी हाँ, आनी चाहिए। हाँ, और जी, जुगाड़बाजी, हमने आज तक जुगाड़बाजी नहीं की। हम्म, जिसने बुलाया वहाँ चले गए हम्म, और जिसने नहीं बुलाया कोई सिफारिश नहीं लगवाई। जी 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 जी। और ये आजकल देखने में मिलता है, पता चल जाए कि कहीं प्रोग्राम है तो लोग ढूंढते हैं किसके माध्यम से इसमें घुसा जाए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी राजनीति होने लगी है। हाँ, वो मेरा एक शेर है कि पूछे एक दिन पहनकर उतरे हुए हारों से आप, क्या कभी मिल पाए अपने असली हकदारों से आप। वाह 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 वाह। और जब सियासत और अदब हद और हटखेलियाँ करने लगे, हाँ, जब सियासत और अदब सियासत के लिए हम बिस्तरी करने लगे, हाँ, छोड़ दें सच्चाई की उम्मीद अखबारों से आप। वाह तो वाह, अखबारों से आप सच्चाई की उम्मीद रखते हैं, आप शायरी में गड़बड़ कर रहे हैं। वाह 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 वाह। तो ये इस तरह से क्या नुकसान होता है इस समाज को, जो हमारा समाज जिसमें हम जीते हैं, इस तरह की जो इस समाज हरकतें, में असर ही नहीं पड़ता उस शायरी का। उस वो शायरी अब खुश हो लीजिए, हाँ। 4 दोस्तों ने तारीफ कर दी। अब फेसबुक पे क्या है, हम्म, अगर आप किसी को लाइक नहीं करेंगे तो आपको कोई लाइक नहीं कोई करेगा। लायक नहीं। ये कैसे पता चलेगा कि शायरी अच्छी है या बुरी है? अगर आपने टिप्पणी कर दी खतरनाक, मतलब सच्चाई की टिप्पणी कर दी, तो आपको मतलब उस समाज से उससे दूर कर दिया जाएगा, या फ्रेंडशिप से दूर कर दिया। फ्रेंडशिप से ही क्लोज कर दिया जाएगा। हाँ, वाह, तो वाह, वाह। ये कहना पड़ेगा कि हाँ भाई अच्छी है, या मतलब चाहकर ना चाहकर भी अच्छी कहना पड़ेगा। अच्छी कहना पड़ेगा। कौन समझ रहा है शायरी क्या होती है? जी 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 जी। लेकिन आज तो इतना नए लोगों के लिए खुलासा है कि यूट्यूब पे इतने शायरी कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं। जी जी, उनसे सीखने को भी मिलता है। वहाँ से भी सीखने को मिलता, सीखने की ललक होनी चाहिए पहले। वाह वाह वाह, वो कहीं से भी सीख सकते हैं। हाँ, वो कहीं से भी सीख सकते हैं। वाकई भाई फिल्मों का रास्ता बंद हो गया, फिल्मों से सीखते थे पहले, जी, फिल्मी जी। गानों से। जी जी जी। और अब जो है ये यूट्यूब ने रास्ता बना दिया है कि शायरी आपको सीधे सीधे जोड़ती है। क्या बात है, क्या बात है। मासूम जी, हम आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, हमारे दर्शक बहुत उसे पसंद कर रहे हैं और लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। हम आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं कि आज 70 वर्ष के आप मासूम गाजियाबादी हैं, और 70 वर्ष
पूर्व के मासूम गाजियाबादी में और वर्तमान के मासूम गाजियाबादी में क्या परिवर्तन आया है, क्या महसूस किया है आपने? बस बूढ़ा हो गया हूँ, परिवर्तन कुछ नज़र नहीं आता। नहीं, उम्र के साथ में जैसे अनुभव आता है तो शायरी में भी बड़ा गूढ़पन बढ़ता है, या और समाज का अनुभव हो जाता है, समाज के दुखों का सुख का अनुभव हो जाता हाँ, है। समाज का तो सारा मैं समाज की विषय मेरे होते हैं। जी जी जो समाज में घट रहा है, जो बुरा लग रहा है, जी जी वही मैं लिखता हूँ। अब जैसे समाज कहाँ से लेगा। अभी पीछे एक मेरे दोस्त हैं, जी जी तो उनके परिवार में कोई विद्रोह, मतलब बच्चे अलग हो गए थे, जी 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 अलग, बाप से अलग रहने लगा। लेकिन एक टीस तो होती है दोनों तरफ, वो दोनों तरफ होती है। जी 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 चाहे वो जाहिर ना करें, हमें इतना क्रोधी हो गए हैं कि जाहिर नहीं कर पाते। टीस होती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो परिवार उसका मिलाने के लिए पहुंच गए ये सब लोग। तो उन्होंने मुझे बताया कि मासूम साहब, आपके एक शेर ने आज एक परिवार मिला दिया। वाह। मगर क्या शेर था। तो उन्होंने कहा कि वो अलग-अलग रह रहे थे माँ बाप बेटे। तो मैंने वो शेर सुनाया कि भाई जैसे तुम फैसला करो वो तो कर लेना। मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। क्या बात है। हमेशा फ़ख्र करना बाप और सूरज की गर्मी पर। हाँ, हमेशा फ़ख्र करना बाप और सूरज की गर्मी पर। अगर ये डूब जाए तो अंधेरा ही अंधेरा है। वाह, क्या कहने साहब। अगर ये डूब जाए तो अंधेरा ही अंधेरा है। वाह। तो उनके लड़के ने फौरन ही पैर पकड़ लिए पिताजी के, और उनको परिवार का मिलन हो गया। वाकई। एक वाक़या और याद आ रहा कि 20 साल पहले मैं फरीदाबाद गया था एक मुशायरे में जी। तो मैंने वहाँ शेर पढ़े। तो तीसरे दिन फ़ोन आया एक कि मासूम साहब बोल रहे हैं। मैं कहा जी मैं मासूम साहब बोल रहा हूँ। कि मासूम साहब मुझे वो शेर सुना दो जो बच्चे बारात में रोशनी का बोझ होते हैं। क्या बात। तो मैंने वो शेर सुनाया कि खुशी से झूमती बारात को छोड़ो, उन्हें देखो कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता, जो बारातों में अक्सर रोशनी का बोझ ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। वाह 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 वाह। तो उन्होंने कहा मासूम साहब आप भी मुझसे दूर हैं, मैं भी बहुत दूर हूँ, पता नहीं क्या हो, मेरा एक ही बेटा है। मैं आपसे ये वादा कर रही हूँ कि जब इसकी शादी करूँगी तो बच्चों से ही शुरुआत करूँगी, उन्हें गिफ्ट भी दूंगी और पहले खाना बच्चे खाएं। वाह वाह वाह। हमारी लेखनी से, हमारी कलम से अगर किसी को नसीहत मिलती है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और ये भी माना जाता है, जो मैं महसूस करता हूँ, कि इसकी कोई कीमत नहीं होती। कीमत नहीं, अनमोल होती है। ये अनमोल चीज़ होती है। जी, और इसे हमने कीमती बना दिया। जी। आज कीमत के उस पर मतलब बड़े बड़े शायर कीमत पर ठहरे हुए हैं। जी जी जी। और सच बताऊं तो जो बड़े लोग हैं वो 2-2 4-4 कविता लिखी होंगी उन्होंने, हाँ हज़ारों जी, लेकिन वही 2-2 4-4 कविता, 2-4 गज़लें हैं जो सब में घुमाई सभी जगह सुनाते हैं। इस पर एक प्रश्न मुझे या कहे कि चित्रण याद आता है, तो मैं उसमें एक प्रश्न आपसे करता हूँ कि इस तरह के जो साहित्यकार, इस तरह के जो लेखक होते हैं, वो अपने उस लेखनी का विजिटिंग कार्ड लेके पूरे देश और विदेशों में घूमते हैं और उन मंचों से पैसा कमाते हैं, लेकिन उनकी लेखनी से कोई नसीहत नहीं मिलती। जैसा कि हमने फिल्मों का जिक्र किया, आपके शेरों का जिक्र किया कि शेरों से एक महिला ने नसीहत ली। तो और ये भी कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो वो समाज का दर्पण और नसीहत ना मिलना और पैसे कमाने के लिए साहित्यिक मंचों पे जाना, इस विषय पर क्या कहें? मुझे एक वाक़या और याद आ गया जी कि बदरपुर में एक 60 फुटा रोड है जी, तो वहाँ मास्टर डम्बर सिंह रहते हैं जी। तो उनका एक दिन फ़ोन आया कि भाई मासूम साहब बहुत बहुत मुबारक हो शेर। क्या हो गया? क्योंकि हमारी कच्ची कॉलोनी थी जी, तो अधिकारी लोग आए हुए थे, तो अध्यापक लोग ही उसमें ज़्यादा बुलवाए हुए थे, जो मुश्किलें थी कच्ची कॉलोनी की उसके लिए। तो मैंने एक शेर सुनाया, अलीगढ़ के रहने वाले हैं वो, अब तो मकान सब उनका बदरपुर में। जी जी जी। तो मैंने वो शेर सुनाया कि हमारे ज़ख्म को मरहम मिला ना गम को दो आंसू, तुम्हारे शहर में तो हम बड़ी हसरत से आए थे। वो दिल पे चोट करना जानता था, इसलिए उसने उन्हीं पौधों के सर काटे जो मैंने खुद लगाए थे। क्या भाई उन्होंने देर नहीं की, पक्की करण का उसका
आदेश कर दिया। क्या बात है, क्या बात तो है। हमारी वाकई कॉलोनी पक्की हो गई। वाकई वो कहा जाता है ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आपकी लेखनी, आपके शब्द जिन्हें आपने रचा, उनसे कितना बदलाव आया इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर, इस समाज में। यही अनमोल है, यही अनमोल है। इसका कोई मोल नहीं है। व्यक्ति जो मंचों पर जाते हैं, वो जो लाखों हजारों जो भी कमाते हैं, वो तिजोरी तक रहते हैं। लेकिन ये जो आपकी लेखनी है, ये जो आपके उद्गार हैं, ये जो समाज के लिए जो आप दे रहे हैं, इनका कोई मोल नहीं है और ये हमेशा जीवित रहेंगी जब तक ये सृष्टि रहेगी। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मैंने पढ़ा है। हालांकि मुझसे ज़्यादा आप अनुभवी हैं, मुझसे ज़्यादा मेरे बड़े हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरा ये अपना अनुभव है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है आपके साथ। से हम आगे चलते हैं। जैसा कि आपकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत, जैसा कि मैंने बताया था आपके परिचय में, लेकिन फिर भी ये मेरा प्रश्न है आपसे कि आपकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्या कोई विशेष घटना घटी जिससे आपकी शायरी उससे प्रेरित हुई, आपने शायरी करनी शुरू की? नहीं, इसमें तो ये था कि एक तो गांव का एक सर्दियों में एक अलाव जलाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अलाव पर बैठे रहते हैं लोग, कोई जी। कहानी सुनाता है, कोई शेर सुनाता है, कोई रागनी सुनाता है, कोई जी, भजन जी, जी, सुनाता जी, है। जी, जी। तो वो एक बड़ी महफिल होती है, खाना माना भूल जाते हैं लोग वहाँ बैठ के। अब तो वो रिवायत ही खत्म हो गई, सही। अब नहीं हो रही। तो वहाँ पे बुजुर्ग लोग शायरी करते थे, उन्हें मैं सुनता था। जी, जी। और उन्हें मतलब स्कूल में बाल सभाएं होती थी, तो मेरा नंबर एक दिन मैंने भी नाम लिखवा दिया जी, जी। कि मैं भी कुछ पढ़ूंगा। जी। तो मैंने शेर पढ़े, सुने हुए, जो बुजुर्ग उस अलाव में बैठे बैठे जो शेर सुने, वो आपने वहाँ सुनाए? वाह। तो मुझे फर्स्ट नंबर दिया गया। वाह। तो अब जब मुझे मिला तो मैं हाथ पैर कांप रहे थे जी, खुशी के वजह। हाँ। तो फिर मुझे एक शौक लगा कि मैं और ज़्यादा कैसे याद किया जाए। जी, जी, जी। तो घंटा घर पे एक चटाई बिछा के मास्टर खचेड़ू सिंह पाल जी वो किताबें बेचते थे, रागनियों की, भजनों की, शायरी की। जी, जी, जी। तो वहाँ से किताबें खरीद कर लाता था, उन्हें पढ़ता था, उनके मानी पूछता था फिर बुजुर्गों से, इसके मानी क्या है। उन जो बड़े बड़े शब्द हुआ करते थे, उनके मायने अपने शिक्षकों से लिए, परिवार से लिए। जी जी। वाह। तो ये सब सिलसिला चलता रहा जी। तो बाल सभाओं में मुझे अच्छे मतलब जब अपनी अच्छी पकड़ बना ली आपने, वहाँ पैठ बना ली, पकड़ भी बन गई और मतलब एक अलग तरह की माहौल बन गया आपके आसपास का। जी, 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 जी। तो उसी दौरान मैं 8वीं में पढ़ रहा था जी, मतलब इस घटना के बाद। हाँ जी, 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 जी। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे सिर में 22 टाँके आए और बिस्तर पर रहा तो काफ़ी दिन हो गए। नाम कट चुका था, मानंद मिशन में पढ़ता था एमएच कॉलेज में, तो नाम कट चुका था। तो फिर मैं जब ठीक हुआ तो पिताजी ने कहा कि भाई अब फिर पढ़ाई शुरू करनी है जी। तो मैं गया अपने मित्रों के साथ जो अगली क्लास में थे, उनसे भी मैंने मदद मांगी। तो वहाँ फॉर्म भरे गए। अब उसमें के फला के साइन करा के लाओ, उसके साइन करा के लाओ, 8-10 रोज ऐसे ही गुजर गए जी। तो फिर मेरा मन हट गया जी कि बड़ी मेहनत है यहाँ, तो इससे तो कोई काम सीख लो, घर के हालात भी अच्छे नहीं हैं, तो सहारा लगेगा माँ बाप को जी। तो मैंने सिलाई का काम सीखा। अच्छा। और सिलाई का काम सीखते सीखते इसमें शायरी, सिलाई के काम में शायर दूसरों की शेर या दूसरों के गाने बहुत याद रखते हैं दर्जी लोग। अच्छा। हाँ। तो वहाँ से मुझे शायरी का और आगे मतलब बढ़ा जी। तो फिर मैं काम जब सीख गया तो लोहारपुरा गाजियाबाद में एक जगह है जी, मैं वहाँ दुकान एक लकड़ी का खोखा बना के जी, बनवा के उसमें शुरू किया, अपनी सिलाई का काम शुरू किया। हाँ जी। तो वहाँ शायरी करते करते मतलब शौक तो था ही जी, ये शौक मरता नहीं है जी जी। हाँ, कुछ शौक कहें या नशा कहें, ये जाता नहीं है। हाँ, एक बार लग जाए जाता नहीं है जी। तो करीब 200 मीटर पे ही रागनियों के बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े विद्वान पीरू जी रहा करते थे। क्या बात है। तो मुझे पता चला कि यहाँ पीरू जी रहते हैं, तो मैं उनसे मिला।
तो वो भी मेरी दुकान पे आने जाने लगे। उनके 2 पोते फिर उन्होंने छोड़ दिए मेरे ही पास काम सिखाने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्हें काम सिखाता था, तो उनका रोज ही आना जाना, या तो मैं चला जाता था या वो आ जाते जी। थे। तो उन्होंने सुनते 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 ये नाम मासूम नाम दे दिया जी। कि तुम या तो निराइंदर कह रहे हो नरेंद्र को, अच्छा अच्छा कि अच्छा। निराइंद्र है, निराइंद्र, वाह। और या फिर उनका तुम मासूम नाम रख लो, वाह तखल्लुस वाह मासूम वाह कर। वाह। तो मैंने मासूम नाम रख लिया साहब। जी तो उन्होंने एक मुझे बताया कि भाई ये कविता में 10 अक्षर होते हैं 7, जी। उनका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मीटर के बारे में बताया कि कैसे? नहीं, मीटर के बारे में नहीं बताया। अच्छा कि जब ये बिना मात्रा के अगर पहले उसमें आ जाएंगे, छंद के पहले उस हर्फ बन जाएंगे, तो ये या तो परिवार में नुकसान पहुंचाएंगे या कारोबार को नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, हाँ मतलब ये कहें कि ये भी वो ज्योतिष शास्त्र के रूप में बताया गया जी जी जी। कि ये शब्द अगर ऐसे प्रयोग करेंगे तो इसका ये नुकसान होगा, अगर इनको करेंगे हाँ, तो ये होगा। इससे क्या आप मानते हैं ऐसा है? ऐसा है। अरे वाह। तो वो उन्होंने मकाजी मुझे बता दो, मैं ऐसे ही बता दूँ। अच्छा हाँ, एक मिसरा दे रहा हूँ, उस पर शेर लगाओ। अच्छा। तो उन्होंने मिसरा दिया था, सोना दो तुम दो ही दो बोसे बलिए दम के दो। आहा। तो मैंने भी उस पर मिसरा लगाया, जी। सोना दो तुम दो ही दो बोसे बली एकदम के दो मुझे दोनों में दो, काशी में दो या हज में दो। वाह वाह वाह। तो वाह। उन्होंने मुझे ये 7 अक्षर लिखवाए थे। जी जी। तो बड़े बड़े उस्तादों के संपर्क में रहा मैं। तो एक मंजर साहब थे, मंजर साहबरी, जी। बड़े शायर थे। वो दांत भींच भींच के कहते थे कि तुम मुझे उस्ताद बना लो। अब मैं उस्ताद बना चुका था जमील हाफड़ी साहब। क्या बात दो है। उस्ताद तो ठीक नहीं रहेंगे, बाकी आपकी सेवा में कोई कसर नहीं। क्या बात है, क्या। तो बड़े शायर थे। तो उनसे मैं इसलाह उनसे भी मैंने ली है। जी जी। तो एक शेर था मेरा कि अगर नफरत ना होती काबिलों में तो जाहिल भी ना रहते जाहिलों में। क्या बात है। अगर नफरत ना होती काबिलों में हाँ। तो जाहिल भी न रहते जाहिलों में। हवस और जिस जगह याशियाँ थीं परिंदे रह रहे हैं उन किलों में। क्या बात है, बहुत क्या गुड, क्या सच्चाई आपने। बिल्कुल यही चीज़ें, यही शब्दावली, यही शेर, यही रचनाएं तो मनुष्य को बदलती हैं। तो वो कहने लगे कि शेर तो ठीक हो गया लेकिन बहर में नहीं है। किलो शब्द किलो नहीं है। अच्छा। किलो है। किलो। हाँ। अच्छा अच्छा ले ओ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो 4 हरफी है ये जी। और ये 2 हरफी बांध दिया तुमने। क्या हुआ? मगर जी मेरा शेर खराब हो जाएगा, शेर तो मैं बदलूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर एक काम करना, जब इसे किसी के सामने पढ़ो तो या तो ये कह देना कि इस शेर को रियायत से सुने और या ये कह देना कि हिंदी के एतबार से सुने। क्या बात है। मगर शेर अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। वाह वाह, सारे रास्ते बता दिए उन्होंने। रास्ता बता दिया। अब है क्या कि हम शेर में तलफ़ुज़ गलत कर लेते हैं या मिसरा घट बढ़ जाता है, तो बस ये पढ़ देते हैं तो वो ये सोचता है सुनने वाला कि ऐसा आता नहीं है, इसका अर्थ मालूम नहीं। बिल्कुल सही बात। अभी मैं एक जिक्र और करूँ, सर्वेश चंदोसी बड़ा नाम जी उनका जी। कोरोना के दौरान वो नहीं रहे। हाँ जी हाँ जी। लेकिन उरूजी बहुत बड़े थे, उनका कोई सानी नहीं था, तो मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे जी। तो मैंने एक गज़ल कही कि मेरी मेहनत तो तामीर अपनी जगह, आशियानों की तकदीर अपनी जगह। वाह। तो उन्होंने कहा मासूम ये जो मेहनत तो तामीर है, इस यहाँ ओ की जगह से कर लो। ओ की मात्रा नहीं गिरेगी। ठीक है। ओ की मात्रा गिराओगे तो ए ही रह जाएगा जी। तो मात्रा नहीं गिरेगी और आवाज़ दे नहीं पाएगा। तो मकान क्या कर लूँ कि मेरी मेहनत से तामीर अपनी जगह, मगर इसकी आत्मा निकल गई। शेर की आत्मा निकल गई ये मात्रा के पीछे। जी जी। मैं तो इसे यही रखूँगा, मेरी मेहनत तो तामीर अपनी जगह, आशियाने की तकदीर अपनी जगह। वाह 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 वाह। तो उन्होंने कमर थपथपा के कहा हमको चलो। अच्छा, एक जगह और उन्होंने मुझे टोका जी। मेरा एक शेर है कि
अकेला बात करता है जो कतराता था महफिल से। ये आलम है कि अब तन्हाई को महफिल समझता है। वाह। जो मुंह पढ़कर सुबह का शाम की नीयत बताता था, सुना है अब इशारों को भी बामुश्किल समझता है। क्या बात है, क्या तो बात। उन्होंने कहा बामुश्किल नहीं है, लफ्ज़ जो बामुश्किल है, मगर जब बाअदब हो सकता है, बा किरदार हो सकता है, वाह। बा मुलाहिज़ा हो सकता है, तो मुश्किल क्यों नहीं हो बामुश्किल क्यों नहीं हो सकता। जी 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 जी। तो चलिए ये भी तो क्या जो गुरु होते हैं या सीनियर होते हैं, या उनको मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ कि जो गुरु होते हैं या बड़े होते हैं शायरी में, लेखन में, उनकी कोई आदत होती है ऐसा करने की, फिर वो मान भी जाते हैं? नहीं, या उन्हें वाकई लगता है ऐसा कि है नहीं, इसमें हो रहा है, अच्छा ऐसा हो चुका है या हो रहा है, ये मानते हैं वो लोग। अच्छा, मैं बड़ी बात बताऊं आपको, मैंने अपनी किताब में जिक्र भी किया इस वाक़े का जी, कि अमीर मीनाई बहुत बड़ा नाम, उर्दू अदब का नाम, बहुत बड़ा नाम, जी, जी, अमीर मीनाई। अमीर मीनाई ने एक शेर कहा जी, बहर में है सारी बात है, क्या कमी है देखिए कि अजब दाग तूने दिए हैं फलक, अजब दाग तूने दिए हैं फलक, कलेजा गुलो नीलोफर हो गया। वाह। कलेजा लाल रंग, नीले रंग के फूल जैसा हो गया। नीले रंग के जैसा फूल हो गया, अच्छा। हाँ, अब उन्होंने कहा तो इसमें नीला, हाँ नीला कैसा हो जाएगा, नीला दाग का इस्तेमाल कर रहे हो, नीला कर रहे हो कि दाग होता है काला, जी जी जी, और नीला होता है कब, कि जब नाजुक बदन पे चुटकी ली जाती है जी, तो वो नीला, वहाँ नील पड़ जाता है। तो इसे शेर को बदलो। तो उनके उस्ताद थे असील लखनवी, उन्होंने मिसरा बदला कि अजब चुटकियाँ तूने ली हैं फलक। वाह, फिर आ गया प्रयोग नीले का, वाह। कलेजा गुलो नीलोफर हो गया। वाह वाह। तो अब बहर भी सही है, सारी चीज़ है, सब्जेक्ट तो ख़राब कर लिया आपने। अब एक शेर और उनका सुने, जोज खैराबादी थे, उनके अमीर मीनाई के शागिर्द जी, उन्होंने कहा कि याद में उस बुत के रोई इस कदर हम फूट फूट, हाँ, पुतलियाँ नहा धोकर ब्राह्मण हो गई, पुतलियाँ आँखों की नहा धोकर ब्राह्मण हो गई। तो इन्होंने कहा कि भाई पुतलियाँ कैसे नहा दो, ये कपड़ा है जो धो धा के ब्राह्मण हो जाएंगी। तो और न फूट फूट का मुहावरा है, रोई हम फूट फूट। तो इसे शेर को यूं कर लो कि याद में उस बुत के रोई इस कदर आंखें मेरी, पुतलियाँ दोनों नहा धोकर ब्राह्मण हो गई। वाह वाह, नहा धोकर ब्राह्मण हुआ जाता है, बिल्कुल शुद्ध, पवित्र शुद्ध तो नहा धोकर ही हुआ जाता है, तो धो धा कर नहीं हुआ जाता। जी 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 जी। वाह, तो ये सब्जेक्ट में मतलब अगर मतलब बोल नहीं रहा शेर तो उसे कहने का बहर में भी क्या रह जाएगा, बनता नहीं है फिर। सही। अब काफिया पैमाई के लिए तो थोड़ी गजल कही जा रही है। जी 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 जी, गजल तो संदेश है, वाकई वाकई सकारात्मक संदेश है इस देश के लिए, इस समाज के लिए। मासूम जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बातचीत में बताया कि आपने एक खोखा लगाया था सिलाई की मशीन का, वहाँ 2 3 4 5 शागिर्द भी आपके सिलाई की मशीन के भी बने और शेर व शायरी के भी बने। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो आप सिलाई करते हैं वो सिलाई में क्या क्या सिलते हैं? पुरुषों के वस्त्रों को सिलते हैं, दोनों काम, महिलाओं के वस्त्रों को सिलते हैं, बच्चों के, ये प्रयोग भी, ये अनुभव भी हमारे दर्शकों से शायद नहीं, दोनों ही काम थे जी। और मतलब फिर मैंने उसके बाद में लाल कुएं पे दुकान की जी, तो वहाँ 4-5 कारीगर लगते थे। वाह। तो शायरी का टाइम नहीं मिलता था जी, शायरी के टाइम के लिए मैंने दुकान पे छोड़ दी और खुद शायरी की दुनिया में आपने अपना नाम रोशन किया। फिर मैंने काम बदला जी, ट्रैक्टर ट्रॉली ले ली, उससे मतलब किराए का थोड़ा सहारा मिलने लगा। तो उसमें भी दिमाग शांति नहीं रहता था। जी जी जी। और फिर मैंने ये काम बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स की 70 साल मेरी शायरी बंद रही।
अच्छा, आपके 70 वर्ष के 17 उम्र साल। में 17 साल की शायरी बंद रही। हाँ, मेरी शादी कर दी थी माँ बाप ने। अच्छा। तो ये 73 में शादी हुई थी। जी तो 73 से 89 तक, जी। 1989 आपने घर तक। परिवार को जोड़ने के लिए हाँ, बच्चे। कसमकस की, मेहनत हाँ। की इसके लिए। हाँ जी। लेकिन ये शब्द जो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, माँ बाप ने मेरी शादी कर दी थी। भाई शादी तो सभी की होनी है। नहीं, मेरी इच्छा नहीं थी। अच्छा। हाँ, इसके पीछे भी एक राज छुपा हुआ हम है। जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इस राज को। दरअसल लिखने का तो शौक मुझे स्कूल के टाइम से ही जी था। जी जी जी। मैंने एक उपन्यास लिखा था, प्रीता फिल्म्स वाले लोग थे, जी। उन्हें राजेंद्र चौधरी थे सिकंदराबाद के, संतोष आनंद के परिवार के लोग थे। जी जी जी। तो उन्हें मेरा वो उपन्यास मैंने सुना दिया। तो वो जो मुझे ले गए जालंधर। अच्छा। तो जालंधर ले गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारे ही नाम से कहानी हम बनाएंगे। तड़पते आंसू मैंने उसका नाम रखा था। अच्छा, उसका शीर्षक तड़पते आंसू। तड़पते आंसू। तो अब जब कुछ लोगों ने फुलसाना शुरू कर दिया, मैं 2 साल रहा वहाँ। अच्छा। तो माँ बाप को मतलब ऐसा लगा जब बच्चा हाथ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा, तो उन्होंने शादी का प्रस्ताव जो वो अच्छा, परिवार में बंधा रहेगा बच्चा, वो तो तय कर दिया रिश्ता। अच्छा। और मेरे देखे बिना सुने बिना सब। लेकिन उस समय तो ऐसा ही होता था। हाँ, 72-73 के ज़माने में, 70 के दशक में तो बच्चों से पूछा नहीं जाता था। हाँ, ये जिक्र रोक दे, उसमें मत डालना, बाधा ना डाल दे, इसलिए भी बताया नहीं। हाँ। और परिवारजनों और रिश्तेदारों से मिलकर आपका फिर रिश्ता अलग कर कर दिया और शादी करके अलग भी कर दिया। हाँ। क्या तो बात है। अब मतलब फिर मेरे बेटी हुई 75 में। तो मैंने जो ये काम तो सिलाई का ही करता रहा। शायरी छूट गई जी, लिखना छूट गया। तो सिलाई का काम करते करते मैं सन 89 में एक महरौली गांव है हमारे बमेटे के पास जी तो वहाँ के मेरे दोस्त थे कामरेड जसवंत। जी। तो उसने कहा कि भाई तुम्हें ये जो कुदरत ने गिफ्ट दिया है इसको तुम गला मत घोटो, इसे शुरू रखो। वाह। तो मैंने दोबारा से शुरू किया सन 89 से। तो सन 89 में एक मुक्तदीप पेपर निकलता था गाजियाबाद से, जी, शायद अब भी निकलता हो जी। उसमें मेरी गज़लें छपती थी। वाह। तो उसमें जमील हापड़ी साहब की गज़लें भी छपती थी। पीरू जी गुजर गए थे। जी जी जी। तो उन्होंने उनके माध्यम से, जसवंत के माध्यम से ये खबर भेजी कि भाई मासूम साहब की गज़लें बहर में नहीं होती और उन्हें ठीक करने के लिए वो मुझे उस्ताद बनाने। तो खैर साहब वो बात तय हो गई। मैंने पूरे गाजियाबाद के सामने मतलब जो साहित्यिक लोग थे, परिवार था, हाँ, पगड़ी दी बाकायदा। मैं ही एक ऐसा शायर हूँ गाजियाबाद में जिसने पगड़ी उस्ताद को दी है। क्या बात है, क्या बात है। और पगड़ी उसमें जो लोग थे उसमें एक सुनील शर्मा थे। उन्होंने मेरी शायरी सुनी और उनके दोस्त थे कुबेर दत्त जी, दूरदर्शन के डायरेक्टर। जी 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 जी। उन्होंने मेरा अनुबंध करा दिया कविता समय के प्रोग्राम में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सन 89 में ही मतलब दूसरे तीसरे महीने ही वो मुझे प्रोग्राम मिल गया कविता समय। वाह 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 वाह। वहाँ मैंने शेर पढ़े तो लाइटमैन और कैमरामैन सब ने मुझे बड़ी बधाई दी जी। वहाँ मैंने गज़ल पढ़ी थी, जो है नादान भूल जाते हैं, क्या है इंसान भूल जाते हैं, तंगदस्ती का जिक्र मत करना, बच्चे मुस्कान भूल जाते हैं। वाह वाह। तो इस पे बड़ी दाद मिली। क्या बात है, क्या बात। तो ये सफ़र तो चलता रहेगा, शुरुआत की चल रहा है, ये तो निरंतर ईश्वर से हम कामना करते हैं कि ये सफ़र आपका इसी तरह से यश मान कीर्ति के साथ साथ चलता रहे। हम आगे बढ़ते हैं मासूम जी प्रश्नों की ओर। हमारा प्रश्न है कि आज की पीढ़ी में शायरी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हमें क्या और नया करना चाहिए? नहीं, उस्तादों तो आज उस्ताद भी तो ऐसे ही हो गए हैं। उस्ताद पहले तो उसकी माली हालत देखेगा, माली हालत कैसी है
कहीं मुझे ले जा सकता है, ला सकता जी, है, जी, ढोने जी, के जी, के पास कुछ साधन। अब मैं हूँ, जी, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अपनी सवारी नहीं, बाइक है मेरे पास, जी, जी, बाइक जी। चलाता हूँ, लेकिन अब मैं हाथ कांपने लगा थोड़ा तो सा हाँ, हाँ, तो बचाव एहतियात, ज़रूरी है। हाँ उम्र के हिसाब से एहतियात ज़रूरी है। हाँ, तो माली हालत देखते हैं हुँ, और शेर को एक एक शेर उसी मसले, उसी भाव को हुँ। एक शागिर्द को दे देंगे, उसी भाव को दूसरे शागिर्द को दे देंगे, ओहो! तो उनमें भी मतलब परिपक्वता नहीं आती। नहीं आती है जो वाक़ई। सुने पढ़े हुए लोग हैं, जिनका हुँ। अध्ययन है, हुँ, जो सुनते हैं, जो यूट्यूब से शायरी उठाते हैं, हुँ। वो शायरी अच्छी कर रहे हैं वो लोग। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी अगर यूट्यूब पर शायरियों को देखे, बड़े शायरों को सुने, तो अपनी शायरी में परिपक्वता ला सकते हैं। हाँ, वसीम बरेलवी हैं, जी, जी, जी। बशीर बद्र हैं, जी। और बहुत सारे शायर हैं जी, जी, जी। जिनकी शायरी। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपसे प्राप्त हो रही है। आपके जीवन के अनुभवों को हम शेयर कर रहे हैं, बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आप पिछले कुछ वर्षों से मोटरसाइकिल से साहित्यिक यात्रा और व्यक्तिगत यात्रा करते रहे हैं। आप जो मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं, उसकी जो सीमा, उसकी जो गति कितनी रखते हैं अपनी मोटरसाइकिल की? नहीं, उसके तो जाते ये, अच्छा, मोटरसाइकिल की गति? मोटरसाइकिल की गति जब आप यात्रा करते हैं उस पर बैठकर, अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन जब पिछले कई वर्षों से कर रहे हाँ, थे, 40-45 40-45 की गति से आप उसमें वाहन यात्रा करते हैं मोटरसाइकिल। तो जो आपकी शायरी की जो या गति है, लिखने की, पढ़ने की, और मोटरसाइकिल की जो गति है, वो एक साथ है या आगे पीछे है? अब ये तो मालूम नहीं। मेरी 5वीं किताब अभी आई है पीछे, वाह! शायरी के कबीर, मेरे दोस्तों ने छपवाई है। जी, जी, जी। उन्होंने ये नाम दिया शायरी के कबीर। वाह, 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 वाह! और अभी पीछे ही उनका देहांत हुआ। के स्वरूप साहब का, मेरठ में रहते थे जी। वो, यहाँ बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर थे, गाजियाबाद रहे हैं जब, जी, तो नशिस्तों में उनसे मुलाकात हुई। जी। तो पहली किताब मेरी उन्होंने छपवाई थी, वाह! और दूसरी किताब मेरी गुणवीर राणा ने छपवाई, जी, जी, जी। और तीसरी किताब मेरी विकास नागर ने छपवाई, वाह! चौथी किताब मेरी राकेश यादव ने छपवाई। यानी मेरी किताब औरों ने छपवाई है, मेरी जेब से एक पैसा नहीं लगा। जी, ये मेरी कमाई है। क्या बात है, वाक़ई। और ये वो तभी छप सकता है कि जब ईमानदारी से आप साहित्य की यात्रा कर रहे हैं, वाक़ई, तो वाक़ई, लोग साथ देने के लिए भी तैयार खड़े होते हैं। वाक़ई, वाक़ई, सही कह रहे हैं आप। बहुत अच्छे, जो मासूम नाम जो आपको दिया है, वो कुछ ना कुछ सोच कर दिया है। तो आपकी शेर व शायरी में, आपके व्यक्तित्व कृतित्व में वो मासूमियत है, वो झलकती है। जैसा कि हमारी साक्षात्कार से पहले हमने आपसे चर्चा की थी कि जो सकारात्मकता जो महसूस होती है, वो मुझे आपसे, आप जैसे साथियों, ऐसे आप जैसे गुणियों के बीच में रहकर मुझे प्राप्त होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम आगे बढ़ते हैं मासूम साहब, आपकी रचनाओं में समाज के किन किन पहलुओं का चित्रण अधिक होता है? अब देखिए, ये तो कहाँ से शुरू करूँ? जी। सारे सामाजिक ही विषय हैं मेरे तो। जी। अब मैं आपको यहाँ से शुरू करता हूँ कि चले जाते हैं घर से बच्चे जब स्कूल की जानिब, ख्याल आते तो हैं अक्सर मगर अच्छे नहीं आते। वाह! और उतनी देर तो चेहरों पर रौनक भी नहीं रहती कि जितनी देर तक स्कूल से बच्चे नहीं आते। क्या बात है, क्या बात है। अब बहुत अच्छा चित्रण आपने इसमें दिया है। लेकिन इस पर एक प्रश्न, मैं आपकी बात को यह थोड़ा याद रखें, उसमें दोबारा आएंगे, लेकिन इस आपके इस चित्रण पर मैं एक सवाल दिमाग में आया कि वर्तमान में जो पीढ़ी है वो आजकल एकल रहना पसंद कर रही है। जो अभिभावक होते हैं, आप भी अभिभावक हैं, मैं भी अभिभावक हूँ, हम ये चाहते हैं कि जो जिस उम्र में जो हमारे हाथ पैर और थकेंगे या बुढ़ापे के नज़दीक आएंगे तो हमारे बच्चे हमें सहयोग देंगे। जब वो छोटे थे तब वो हमारी उंगली पकड़ कर चलते थे। जब हम बुजुर्ग होंगे तब हमें उनकी उंगली की, उनके सहारे की आवश्यकता होगी। लेकिन वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वो अकेला रहना पसंद करती है। उन्हें ना तो माँ बाप के रिश्ते की मतलब की ज़रूरत है, ना बहनों के रिश्ते की, ना भाइयों की, ना औरों की। ये समाज किस ओर जा रहा है? देखिए, इसमें तो सारी गलती तो एक तरफ से नहीं हुई जी। इसमें सियासत का भी पहलू है। सियासत का भी
इसमें चाल है। आज हमें इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि अगर बच्चे को ना पढ़ाएं तो उसका भविष्य खराब, जी। और पढ़ा दें तो अपना खराब। वाह। हो गए मासूम बच्चे अब कमाई की मशीन, रोएंगे तन्हा लिपट के घर के दीवारों से आप। वाह। बच्चे पढ़ने के बाद जब डिप्लोमा उन्हें मिल गए तो वो कहाँ रहेंगे? जी। बाप के साथ तो रहेंगे नहीं, जी। दूसरी जगह रहेंगे। और एक स्थिति ये आ गई है कि जब हमारा बच्चे का मतलब ये होता है कि भाई कल ये नौकरी पर जाएगा जी। तो हम रेल तक, बस तक या हवाई जहाज तक उन्हें छोड़ने जाते हैं जी। तो एक खुशी और एक डर दोनों साथ रहते हैं। उसमें था कि भूलना मत है मासूम बच्चों, आशियाने से जा तो रहे हो। भूलना मत है मासूम बच्चों, आशियाने से जा तो रहे हो, वापसी के लिए लम्हा लम्हा मुंतजिर हम तुम्हारे मिलेंगे। वाह 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 वाह। और स्थिति बन जाती है, ये एक छंद है मेरा कि कर्ज लेके जैसे बेटा भेजा था विदेश तुझे, वहाँ ने भरी बुरी गाली दी है बात बात में। कर्ज लेके जैसे बेटा भेजा था विदेश तुझे, वहाँ ने भली बुरी गाली दी हैं बात बात में। पैसा धेला भेजना तो दूर हमें भूल गया, तू सो ऐसे जाके रमा विदेशी जमात में। वाह। सुबह सारी बातें खत में लिखवाऊंगी, ये सोच सोच रोई उठ उठ रात में। सुबह ये सारी बातें खत में लिखवाऊंगी मैं, यही सोच सोच रोई उठ उठ रात में। और सुबह आटा गूंथने को बैठी थी कि ऐसे रोई, आटा पानी पानी यानी पानी था पर। वाह वाह वाह। तो भूल जाते हैं बच्चे। जी जी जी। और बच्चों की कमियां निकालते हैं जो, तो कमियां बच्चों में आई हैं। पहले जब हम मतलब आदिकाल की बात करते हैं तो गुरुकुल हुआ करते थे। जी जी। बच्चे को मतलब स्कूल लायक हुआ, पढ़ने लायक हुआ तो वहाँ शिक्षा देते थे गुरु। आज गुरु के हाथ से कमची छीन ली गई है। एक थप्पड़ मार दिया तो कान के पर्दे फटे बता देते हैं। जी। रिपोर्ट कर देते हैं, कचहरी थाना हो जाता है। जी जी जी। तो ये कमची छीनना टीचर के हाथ से, अभिभावकों ने जो हक छीन लिया है वो गलत है। हाँ, मैं इसी पे वो शेर सुना रहा था जी कि दोनों तीनों तरफ से ये बात आती है कि रखते नहीं परिंदे कभी उस पर घोंसले, रखते नहीं परिंदे कभी उस पर घोंसले, पलते हो जिस दरख्त की जड़ में सपोलिए, और ये मुफलिसी की हद के तकाजे पे फीस के, बस्तों की ओट में कई मासूम रो लिए। वाह वाह। पढ़ाने वाले भी ऐसे ही हो गए हैं जी कि जो मतलब बच्चे को डेस्क पे खड़ा कर देते हैं, हाथ उठाओ जिसकी फीस नहीं आई है। जी जी। और उस पर क्या गुजरती होगी। जी जी। वो बस्ते की ओट में रो लेते हैं वो बच्चे। वाकई ये ध्यान हमारे विद्वान अध्यापकों को भी रखना चाहिए। और ये जो कमची छीनने वाले लोग हैं उनकी नज़र भी ये शेयर कर रहा हूँ कि हथौड़ी और छैनी की जो चोटों से बचाओगे तो सूरत पत्थरों को देवता की दे ना पाओगे। हथौड़ी और छैनी की जो चोटों से बचाओगे तो सूरत पत्थरों को देवता की दे ना पाओगे। तो आप हॉस्टल में लेके छोड़ देते हैं जी। माँ बाप की क्या गलती है? मैं तो अभी कई लोग पता नहीं कहाँ से लाते हैं कि भाई माँ बाप की भी गलतियों ने टाइम नहीं दे पाते। टाइम मिलता कहाँ, सियासत में छोटा कहाँ है टाइम। जी जी जी। आदमी भूख का इंतजाम करे या मतलब बच्चों का इंतजाम करे, बिल्कुल वो आज ये उसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं माँ बाप, जो उन्हें पढ़ा के इस लायक बना देते हैं, चाहे अपने लिए न बचे लेकिन बच्चे का भविष्य सुधर जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे को ध्यान नहीं रखना चाहिए, हॉस्टल में छोड़ देते हैं। तो हॉस्टल में मतलब पहले गुरुकुल में जाते थे बच्चे, संस्कारवान होके आते थे। जी जी। आज बदमाश होकर निकलते हैं। वाह वाह वाह। जिन्हें संस्कार और संस्कृति का बिल्कुल पता नहीं होता है। नहीं, संस्कृति सीखेंगे कैसे? आपने तो मतलब डंडा छीन लिया, चांटा छीन लिया अध्यापक से। जी 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 जी। वो तो टाइम पूरा करते हैं अपना। वाकई मासूम जी, आपने चांटे की बात की, तो जब मैं पढ़ा करता था या जब आप पढ़ा करते थे तब आपने देखा था कि जो हमारे मास्टर जी होते थे हमारे कानों को ऐंठते थे। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये बताया गया है कि कान ऐंठने से उस बच्चे की जो सीखने की क्षमता
समझने की क्षमता वो बढ़ती है। ये साइकोलॉजिकली, ये वैज्ञानिक विधि से ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज उस कान ऐंठने को सुस्ती भी रोका जाता उतरती है, सुस्ती भी उतरती है। इससे सुस्ती और तो क्या क्या उतरती लाभ होते थे हमें ये भी हाँ। बताएं कान ऐंठने से। जी जी जी। जब शिक्षक या भी हमारे जो मास्टर जी होते थे, गुरु जी होते थे, जब एक बच्चे के, एक छात्र के कान ऐंठते थे तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मक हुआ करता था। आज उसके ना ऐंठने से नकारात्मकता आ रही है। क्या क्या आ रही है इस विषय में भी बताएं। बस ये तो सारी बात अभी मैं बता ही रहा था कि उसके हाथ से कमची छीन ली गई जी जी मास्टर जी, के, जी 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 जी, और बच्चे आज़ाद हो गए, जी डर रहा नहीं। जी। अब हॉस्टल की संस्कृति क्या है, मतलब बच्चे पढ़ते हैं, वो फिर अपना टाइम कैसे गुजरता है, कहाँ गुजरता है। कई सारे नशों के आदी हो जाते हैं, नशों कई सारे अभद्र भाषाओं का, अभद्र सलीकों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दिन में पढ़ेंगे, जब घर में रहता है बच्चा, सामूहिक रहता है तो माँ बाप की दृष्टि में रहता है, बाहर जाके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी कहीं ना कहीं दिखते मेरे हैं। 2 शेर हैं मेरे, जी। हालांकि गज़ल पूरी थी कि छोड़ा नहीं था दर कोई फरियाद के लिए, मांगी न जहाँ मन्नतें औलाद के लिए। आहा। वो बदनसीब बाप ही बेटों के सामने हम्म। बांधे खड़ा है हाथ अब इमदाद के लिए। आहा। कितना भी गरीब से गरीब आदमी हो, वाकई। उसका बच्चा बीमार हो जाए जी जी, तो वो अपने जेवर भी गिरवी रख के उसका इलाज करा देगा। कराएगा बिल्कुल। लेकिन बाप का चश्मे के लेंस खराब हो गए तो उस वो पर ध्यान नहीं जाएगा, उसका ध्यान जाता है लेकिन ध्यान फिर भी नहीं जाएगा जाते हुए भी उसका। ये सच्चाई है, ये समाज का चिंतन है। इस पर बहुत बच्चे को चर्चा है। बचाने के लिए वो किसी भी हद तक किसी भी हद तक वो अपने आप को भी कर्जे में गिरवी रख देगा, गिरवी रख देंगे। हाँ जी हाँ जी, वाकई ये। और जो लोग ये कहते हैं अभिभावक की भी जिम्मेदारी होती है, अभिभावक कितनी जिम्मेदारी निभाएगा? आपको अच्छी शिक्षा दिला रहा है, टाइम पे वर्दी दिलवा रहा है, आपके शौक पूरे करा रहा है। आज तो मोबाइल मतलब 50-50 हज़ार के, लाख रुपए के मोबाइल दिलवा रहे हैं बच्चों को। वाकई उनकी कमी क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। वो इसीलिए कि ये संस्कारवान हो जाएं, ये इस लायक हों कि कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें। नहीं, हम एक अभिभावक, मेरी दृष्टि में, मैं आप ही की बात को आगे ले जाता हूँ, अभिभावक ये चाहते हैं कि बस बुढ़ापे में ये बच्चा मेरे साथ रहे और मुझे अपने साथ भोजन कराए। हाँ, मेरा एक शेर मुझे याद आ गया आपके बात पे जी। कि हवेली में उधर जरदार एक तन्हा तड़पता है। जी। हवेली में उधर जरदार एक तन्हा भटकता है, अगर इस तरह गुजरे जिंदगी तो सिर्फ जहमत है। मेरी 2 पीढ़ियां रहती हैं एक छत के तले अब भी, मुझे महसूस होता है गरीबी खास नेमत है। क्या बात है, क्या बात है। ये गरीब के बच्चे ही साथ रह सकते हैं जी। जिनके पास पैसा आ गया, इधर उधर से कहीं से इकट्ठा कर लिया, वो तो अपने बच्चे को दूर करने का इंतजाम ही कर रहे हैं, अपने से दूर करने का इंतजाम करते हैं। और उनकी भी गलती नहीं है, ये हाँ। सियासत की गलती है। हाँ। ये सियासत हमारी बच्चों की जो लाइन निकल रही है, उन्हें नौकरी देने के बजाय किताब इतनी मोटी कोर्स 1 साल का, फिर 2 साल का कर दिया, फिर 3 साल का कर दिया, फिर 4 साल का। कब तक रोकोगे इस भीड़ को? इस भीड़ के लिए जो पढ़ के निकल रही है इसका इंतजाम तो करो। वाह, आप इन सब चिंतनीय विषय को हम चर्चा कर रहे हैं। इस चिंतनीय विषय के लिए आप सियासत को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो, एक शेर है कि बगावत सीने में लेकर कोई पैदा नहीं होता। हाँ। यहाँ पैदाइशी बागी कहाँ इंसान होते हैं। हाँ। सियासत जब्र का जिस वक्त दामन थाम लेती है, हाँ। हकीकत में बगावत के तभी इम्कान होते हैं। वाह 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 वाह, तो सियासत तो बहरी हो गई है, सुनाई किसी की आवाज़ देती नहीं। जी 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 जी। मासूम जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे देश को आज़ाद हुए 76-77 वर्ष हो गए हैं और सभी जानते हैं, सभी शिक्षित वर्ग के समाज, साहित्य समाज का दर्पण होता है। बावजूद उसके आज हम वहीं खड़े हैं और हम बिखरते जा रहे हैं परिवारजनों से, रिश्तों से, समाज से। तो ये समाज का दर्पण होता है साहित्य, और शेर व शायरी से इस समाज को कैसे बदला जा सकता है, कैसे बदलना चाहिए, ये जिम्मेदारी लेखकों की है या तमाम समाज की है? नहीं, तमाम समाज की भी है और सियासत की भी है। जी। सियासत बताइए, रिलेशनशिप में मतलब उसका समर्थन कर दिया, लिव इन रिलेशन में। हाँ। जी, बिना शादी के रहते हैं, बिना शादी के रहते हैं, इसको मान्यता देनी चाहिए थी। जी जी जी। और बेटी को बाप के इतना दे देता बाप और भाई मिलके
कि जिंदगी भर देते रहते हैं, उससे उससे कहीं ज़्यादा, जितना उसका हिस्सा नहीं होता उससे ज़्यादा दे देते हैं। लेकिन उनमें दरार पैदा करने के लिए बेटी का बाप की जायदाद में हिस्सा लेने का भी, हाँ, वो करा दिया। जी 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 जी। तो सियासत नहीं, हमारे घरों में, घोंसलों में, हमारे घरों में चिंगारियाँ रखी हुई हैं। जी 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 जी। ऐसा क्या नहीं करना चाहिए सियासत को ताकि ये परेशानियां, ये नौबतें ना आए? नौबत मतलब ये दिशा ही गलत दे रहे हैं। वही में क्या नहीं करना चाहिए सियासत को? सियासत को इनका समर्थन नहीं करना चाहिए। ये लिव इन रिलेशन जैसे संबंधों के बीच में कभी इनके नहीं देना चाहिए। और लेकिन जो अभिभावक और बच्चों के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं, जो रिश्तों के बीच में जो दूरियां बढ़ रही हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, उनके लिए तो खैर मतलब सामाजिक संस्कार ही काम आएंगे। वो तो बगैर संस्कार के समाज को देखते हुए जितना मतलब हमें नुकसान हो रहा है, जी जी जी, वो मैं हॉस्टल वाली बात बताई, पहले गुरुकुल हुआ करते थे, अब हॉस्टलों का रूप ले लिया है। जब भी बच्चे अलग रहते थे तब भी अलग रहते हैं। जी जी जी। तो फ़र्क वही आ गया कि आपने उनके हाथ से कम चीज़ छीन ली। और अभी मेरे 2 शेर थे, शेर क्या गज़ल ही थी जी, कि वो किराए की कोख उसे भी मान्यता दे दी है। तो गुर्बत के अंधेरे घर मिटते हो मिटा लेना। हाँ हाँ, ये किराए की कोख वालों के लिए मतला है। जी 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 जी। गुर्बत के अंधेरे घर मिटते हो मिटा लेना, इस शौक के चरागा में दामन न जला लेना। हाँ, और दुश्मन की भी बेटी की इज्जत पे जो आँच आए, हाँ, अफवाह नहीं हमदम सच को भी दबा लेना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो गलत चीज़ों को मतलब मान्यता दी जा रही है। उससे समाज में भी परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन ही सियासत के द्वारा लाया गया है। जी 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 जी। संस्कारवान तो हम होते थे, आज भी हैं, लेकिन मजबूर ये कि पढ़ाई को मतलब उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जहां मतलब माँ बाप और पढ़ने वाला विद्यार्थी एक जगह नहीं रह सकते, दूर हो गई, दूरी बढ़ा दी। रिश्तों में दूरी बढ़ाने का काम भी सियासत कर रही है। हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि आधुनिक शायरी में भावनाओं की गहराई पहले जैसी रह गई है? क्या इसमें कुछ बदलाव आया है? नहीं, बदलाव तो शायरी का मिजाज है जी। पहले कोठे पे सुनने जाते थे जी। बादशाहों के दरबारों में गज़लें होती थी जी। उन बेड़ियों को तोड़ के अब बाहर निकल आई, आज़ाद गज़ल हो गई है। वाह 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 वाह, आपके मायने में यह है कि गज़ल आज़ाद है। गज़ल आज़ाद है। वाह वाह वाह। मेरा एक शेर है, हाँ, कि आज तो हर भाषा में गज़ल कही जा रही है, हाँ, कि गज़ल की बेल दुनिया में कहीं फैले मगर तय है। गज़ल की बेल दुनिया में कहीं फैले मगर तय है, पर फले फूलेगी तो आएगी हिंदुस्तान की खुशबू। आहा, वाह वाह वाह। अब होते होते हिंदू और मुसलमान हो गए, लेकिन कहीं रास्ते में छोड़ आए हैं हम इंसान की खुशबू। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। आपने हिंदी की बात की, हिंदुस्तान की बात की, हिंदी की खुशबू की बात की। यहाँ पर एक और प्रश्न ये आता है कि हम सितंबर के महीने में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदुस्तान में भी हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता हमें आज़ादी के 7 दशक, लगभग 8 दशक पूरे होने वाले हैं, क्यों ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, हिंदी को छोड़ रहे हैं, श्राद्ध की तरह उसका काम ले रहे हैं। जैसे अपने पितरों के श्राद्ध साल भर में हम करते हैं जी, कनागत, श्राद्ध का काम ले रहे हैं। वो उस दिन आके हफ्ते भर के पखवाड़ा एक मना लेते हैं और साल भर के लिए बंद हो जाता है। लेकिन ये हिंदुस्तान में हिंदी का ही अपमान है ऐसा करना। सियासत को क्या करना चाहिए इसके लिए? सियासत हिंदी की हिमायत वो क्या करेंगे जो जिनके लिबास से हिंदी नहीं है। आहा, जिनके लिबास ही हिंदी नहीं। जी जी। शुरुआत तो जब हो सकती है हिंदी की, पहले लिबास हिंदुस्तानी करो। वाह 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 वाह, लिबास हिंदी करेंगे तभी हिंदी हमारे भीतर आएगी और जब हम हिंदी में जिएंगे। क्या बात है, क्या बात है। अब रेल के डब्बे में आप सफ़र कर रहे हैं, एक अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा, आपने हिंदी का अखबार आपके हाथ में देख लिया तो मुंह फेर के बैठ जाएगा। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सही। उसकी कीमत ही नहीं है कोई। वाह वाह वाह।
मासूम जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, विशेषकर उनको जो साहित्य या शायरी में रुचि रखते हैं? उनको तो मैं ये दूंगा, अच्छे शेर कहें, अच्छी फिक्र रखें, और बुझे भी हो तो चुप रोशन चिरागों में पड़े रहना। हाँ, बुझे भी हो हाँ, तो चुप रोशन चिरागों में पड़े रहना, करेगा जब कोई गिनती तो तुमको भी जला देगा। वाह, जब गिनती होगी तो तुम्हारे, जैसे दिए में एक दिया बुझ गया, जब उनकी गिनती होगी तो जो देखेगा उसे जला ही देगा। वाकई, तो कोई ना कोई आपको रास्ता देगा, हाँ, लेकिन अफरा तफरी में अपनी शायरी ख़राब ना करें, वाह, और मंचों की ज़रूरत के लिए शेर ना कहें। आज तो मंचों की ज़रूरत के लिए कविता हो रही है। बिल्कुल सही बात है। मासूम गाजियाबादी जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा, तो मैं तो आपका आभार ही व्यक्त करूँगा। नमस्कार। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।